अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है नाजरीन और हाजरीन। आज एक ख़ास शो है और बेसिकली ये शो तो 6 सितंबर को होना चाहिए, मगर क्योंकि ज़ाहिर है दिन इधर उधर हो जाते हैं और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है हमारा शो। हमने कहा कि इस साल ये जो ख़ास शो है ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा है। 6 सितंबर को क्या होता है, अगर बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और ज़ाहिर है उनके स्कूल की छुट्टी है अगर, तो शायद वो सुनेंगे मेरी बात कि 6 सितंबर हम क्यों हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और उसकी रीज़न ये है, ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ का 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक अजीम तरीन दिन है। ना सिर्फ पाक फ़ौज की बहादुरी और कुर्बानियों को याद करवाया जाता है, बल्कि हमारी कौम की जो कौम का जो इत्तेहाद है और हुब्बुल वतनी है, उसकी अलामत भी है। हमें हमारे मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है और इस बात का सबूत हम बेशतर मर्तबा दे चुके हैं। चाहे कुछ भी कमियां हमें नज़र आएँ अपने मुल्क में, लेकिन फिर भी हम कहीं भी जाते हैं हम पलट के यहीं वापस आते हैं। इसकी मोहब्बत, इसकी मिट्टी की खुशबू हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और इसीलिए हम इन सब चीज़ों के बावजूद अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं और हमेशा खैराज तहसीन पेश करते हैं अपने पाक अफवाज का, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा हमें डूबने से बचाया है, हमारे दुश्मनों से हमें महफूज रखने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर आप देखेंगे कि हम अगर सुकून की नींद सोते हैं, चाहे कोई भी हालात हो दुनिया भर के, हम सुकून की नींद सोते इसलिए हैं कि हमें ये पता है कि हम सेफ़ हाथों में हैं। जो अभी बहुत सारे लोग मुझसे मुत्तफ़िक होंगे जो हाल ही में 7 मई 2025 को अपना जो ऑपरेशन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर फ़िज़ाई हमले किए, और उनके मुताबिक, यानी कि भारत के मुताबिक, वो दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। न जाने कितने मासूम लोगों को उनकी कोशिश थी कि मासूम लोगों की जानें लें, ज़्यादा से ज़्यादा जानें लें, लेकिन हमारे पाक फ़ौज ने उनका डट के मुकाबला किया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़रिए भारत को क्लियर पैगाम दिया कि हम अपनी ज़मीन और आवाम की दिफा के लिए हर दम हर कीमत पर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा, चाहे उनकी न्यूज़ कुछ भी कहती रही, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स थे वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया ने देखा। इंटरनेशनल न्यूज़ में ये बात सरे फहरिस्त रही कि पाकिस्तान ने किस तरह डट कर मुकाबला किया, बल्कि भारत के वो दिफाई सिस्टम जिस पर उनको बहुत फ़ख्र था वो मार गिराए और उनका भरम चकनाचूर कर दिया। ये दिन हमारे लिए ख़ास भी इसीलिए है। और कहते हैं ना कि जब भी किसी के घर में कोई शहीद होता है तो वहाँ आंसू नहीं बहाने चाहिए। जो भी फ़ौज में भर्ती होता है उसके लिए ये एक क्राउन होता है कि अगर उसे शहीद का जो नाम है वो मिल जाए, लक़ब मिल जाए, ये उसकी फ़ैमिली के लिए एक फ़ख्र का अवार्ड होता है, रिवॉर्ड होता है। और इसीलिए मैंने इस दिन को सेलिब्रेशन का नाम दिया कि 6 सितंबर उन शोहदा की फ़ैमिलीज़ के साथ मनाने के लिए है, उनके अपने प्यारों को याद करने के लिए है कि उनकी कुर्बानी की वजह से हम इस मुल्क में सुकून का और आज़ादी का सांस ले रहे हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हर साल की तरह आज भी हम अपने शोहदा को याद करेंगे उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ मिलकर, और
बहुत आसान होता है कहना कुछ भी, किसी भी इदारे के बारे में दूर से बैठकर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन वो इदारा कितनी मेहनत और मुशक्क़त से अपनी चीज़ों को चला रहा होता है, आज हम उसकी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज भी लेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राए हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। ऐ राए हक के शहीद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर सिंध भी रह चुके हैं। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं लैला ज़ुबैरी साहिबा, और ये ख़ास तौर पे यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्होंने इस इदारे में गुजारी है, फ़ौज में गुजारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। और मेरी जो अभी यहाँ तीसरी मेहमान है, शहीद सिपाही ज़ोहेब खान की वालिदा हैं गुलनाज बीबी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मैं अपना शो यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि हर प्रोफेशन की अपनी एक डिमांड्स होती हैं, पर्क्स भी होते हैं, डिमांड्स भी होती हैं, क़ुरबानियाँ भी होती हैं। चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे वो टीचिंग का प्रोफेशन हो, सबकी अपनी एक तरीक़ेकार होता है ज़िंदगी गुजारने का। अच्छा, जितने भी हम और प्रोफेशंस देखते हैं उसमें ये होता है कि आप एक जगह हैं सेटल्ड, आपका घर है, आपका शहर है, आपका इलाका है, और आप रोज़मर्रा की एक लाइफ गुजारें, एक नॉर्मल लाइफ 9 to 5 और इस तरह। लेकिन अगर मैं ये इदारा देखती हूँ, जैसे फोर्सेस का इदारा है, पाक फ़ौज का इदारा है, तो हमेशा मैंने देखा, मेरे अगर कहीं दोस्त फ्रेंड्स भी रही हैं मेरी, तो उनके ट्रांसफ़र्स होते रहे हैं। वो बेचारी कभी इधर होती थी, कभी उधर होती थी, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी। बंदा वैसी एक नॉर्मल शख्स जब बहुत सारी जगहें बदलता है तो वो बहुत मुश्किल होता है सेटल होना। मैं हमेशा से ये सोचती थी, मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं पूछूंगी कि आप लोगों ने कैसे अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारी कि कभी इधर, कभी उधर, कभी वहाँ ट्रांसफ़र तो कभी वहाँ ट्रांसफ़र। यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँ। एक्चुअली ये फ़ौज का एक फ़ौज का सिस्टम है, और ख़ास तौर पर इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर द लेडीज़ फैमिलीज़ के लिए कि सारा सामान पैक करना 2 साल के बाद, मेंटली दे आर ऑल रेडी, पैक करना, क्रेट्स बने हुए हैं उनमें डालना, फिर उसके बाद नई जगह पे जाना, वहाँ चेक करना, बच्चों की स्कूलिंग, हर 2 साल के बाद नए स्कूल, दोस्त जो पुराने दोस्त हैं वो बदल गए, और फिर बच्चों के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है। फौज में भी नो चले, हमारा सिस्टम है कि कमांड किया, फिर स्टाफ पे चले गए, इंस्ट्रक्टर चले गए अगेन, और फिर पूरे पाकिस्तान में सर्व, कश्मीर में सर्व किया मैंने, फिर 12 एनएल जिसके 2 निशाने हाजिर, मैंने रेजिमेंट कमांड की 12 एनएल ये कारगिल सेक्टर में की है, वहाँ किया। वो लाइफ ही डिफ़िकल्ट है। आई मीन यू कांट इमेजिन कि वहाँ की कैसी लाइफ है। बट एक देखिए, फौजी ट्रेनिंग आप लोगों की तो होती है, टफ ट्रेनिंग होती है, आप लोगों को टफ बना दिया जाता है। क्या फैमिलीज की भी ट्रेनिंग होती है? हाफ ट्रेंड हो जाते हैं। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, व्हेन आई डिड स्टाफ कॉलेज
तो यकीन करें मेरी मिसेज सारे मेरे नक्शे जोड़ देती होती थी, शी वाज सो ट्रेंड। ऑल मैप्स इतने बड़े बड़े इस साइज़ के कमरे मैप मैंने सिखा दिए। मैं जब जाता था तो जुड़े होते एक्सरसाइज के लिए। फिर उनको दे नो के बच्चों की स्कूलिंग सारी करनी है, लाना ले जाना, वी डोंट हैव टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें लेडीज देर वेल ट्रेंड हो जाती हैं। तो जो आपकी बेगमात हैं वो ये कोई शिकवे नहीं करती हमें डॉक्टर के पास लेके चलें, नो नो नो, हमारे बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग पे चलें। और सेकंड सबसे बड़ी बात ये कि दे लिव इन अ कैंटोनमेंट, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर ऑल लिविंग लाइक इन द सेम एरिया में है, खाने हर एक को बड़े तरीके से पता है। तो ये कोई ऐसा नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड लाइफ ऑनेस्टली। इफ आई एम गिवन अ चांस अगेन आई लाइक टू गो एंड जॉइन द सेकंड लेफ्टिनेंट रेजिमेंट। इतनी अच्छी लाइफ है और इट्स जस्ट मैं से मिला जस्ट लाइक अ फैमिली। जहाँ मिलेंगे तो ये हमारी वो होती है आर्मी फैमिली, तो वो बड़ा अच्छा है। और इसमें आई थिंक इतनी अच्छी लाइफ है। और डिफ़िकल्ट एरिया में भी व्हेन यू आर विद द ट्रुप्स देन यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके आपने वैसे वेदर कंडीशन में जब -20 में आप सर्व कर रहे हैं, जहाँ पर आपके ट्रुप्स चढ़ते हैं अक्टूबर में पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ में, सियाचिन के ऊपर, दे गेट डाउन इन जुलाई, 8 महीने छोटी सी पोस्ट के ऊपर दे स्पेंड द होल टाइम। घर में डेथ हो गई है, बीमार कुछ हो गया, दे कांट गो, दे कांट गेट डाउन। और खुदा न खास्ता अगर एक एवोलांच में कुछ ट्रुप्स बर्फ़ में दब गए हैं, तो वो अगर नवंबर में दबे हैं बर्फ़ में, तो अगले से जुलाई में जब मेल्टिंग होगी तो फिर उनको निकालते हैं। एंड देर जस्ट लाइक फ्रोजन चिकन की तरह होते हैं। तो ये दिस इज़ द लाइफ बहुत। लेकिन एक बात है कि फिर अल्लाह ने इतना इंसान को एडॉप्टेबल बनाया है कि यू गेट वेरी टफ। अभी भी अगर बहुत सारे लड़कों से पूछें, उनका ख्वाब है, हाँ बिल्कुल, उनका ख्वाब है कि वो फोर्सेस में जाएं। और अभी भी आप अगर बहुत सारी लड़कियों से भी पूछे, वो कहें हमें तो फोर्सेस में शादी करनी है, ऐसा भी है। नादिर सबसे बड़ी बात है कि ये मार के हक के बाद तो इतना पाकिस्तान के लोगों को शौक हो गया फौज में जाने के लिए, द वे दे हैव फॉट और फील्ड मार्शल आर्ट से मुनीन इस पूरी कौम को इकट्ठा कर लिया। दिस अ बिग क्रेडिट। दुनिया में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान रियली फोर्स है। हाँ, और सब यही कह रहे हैं कि यार मतलब फोर्स तो कमाल है पाकिस्तान की, भाई क्या दिफा है माशाल्लाह। मिडिल ईस्ट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी लैला जी कि आप, ज़ाहिर है आपके हस्बैंड ने अपनी काफ़ी टाइम जो है वो फोर्स में सर्व किया, आपकी कैसी लाइफ होती थी? हाँ बस ऑन द गो ही होते थे, हर वक्त यही होता था कि 2 साल। अच्छा, फिर इतनी आदत हो गई थी कि जब 2 साल होते थे तो बेचैनी शुरू हो जाती थी कि अभी तक पोस्टिंग क्यों नहीं आई। हाँ। अब कब आएगी, तो पोस्टिंग कब आएगी? आप लोगों की पोस्टिंग्स कहाँ हुई ज़्यादा? मैं शादी होके तो खारियाँ गई थी और मैं कराची में पली बड़ी हूँ। अच्छा। तो जब खारियाँ का मैंने नाम सुना ही नहीं था उससे पहले, तो मैं बड़ी हैरान परेशान हुई कि मैं पता नहीं किसी गाँव में जा रही हूँ, खारियाँ नाम का कोई गाँव है शायद। तो जब वहाँ जाके रही तो कैंटोनमेंट की लाइफ एक और ही लाइफ होती है, उसमें सब लोगों से आपस में एक अच्छी एक रिलेशनशिप हो जाती है। मतलब क्योंकि आपके अपने रिश्तेदार करीब नहीं होते, किसी की भी फैमिली पास नहीं होती, सब फैमिली से दूर होते हैं, तो लिहाजा आपस में सबकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। और मैं मिसाल बताऊं कि मरी में हम लोग पोस्टेड थे, तो वहाँ पे कैंप था पूरा, उसके अंदर सारे वहाँ पे सारे आर्मी के लोग थे। तो एक दफ़ा मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और किरण जो मेरी बेटी है बड़ी वाली छोटी सी थी, तो मैंने उससे कहा कि किसी आंटी को बुला लो। तो उसने बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, आंटी अम्मी की तबीयत ख़राब है। इतनी थोड़ी देर में सारी मोहल्ले की आंटियां जमा हो गई और सब आके मुझे पूछ रही हैं, कोई खाना लेकर आ रहा है, कोई बच्ची को चेंज करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब एक इतनी मज़े की लाइफ हो जाती है कि आपको मतलब फ़ील ही नहीं होता कि आपकी फ़ैमिली आपके पास नहीं है, बिल्कुल फैमिली की तरह सब हो जाते हैं। और वो एक इतना अच्छा कनेक्शन होता है कि आप कहीं भी मिलते हैं ना किसी फ़ौजी के साथ, तो आपको लगता है ये हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों से बढ़ के अभी ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि कोयटा में जब हम लोग थे तो ये भी थे। तो इतना अच्छा सा फील हुआ, लगा कि अपने किसी रिश्तेदार से मिल रही हूँ। तो ये कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, मगर हाँ थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने जल्दी चेंज होना, वो भी ज़रा सा अडाप्ट करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मेरी बेटी जब हुई, पहली किरण जब हुई थी, तो अब मैं बहुत यंग थी उस वक्त, मेरी बहुत जल्दी शादी हुई थी, 2nd ईयर के बाद शादी हो गई थी। और उस वक्त तो तारिक एक्सरसाइज पर थे हस्बैंड मेरे, तो अब वो आ ही नहीं सके। हाँ, मुझे इतना था कि वो आ जाएं, किसी तरह पहुंच जाएं, मगर वो नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त मेरे लिए वो काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं लोगों की, ज़ाहिर है उनको उस वक्त देखना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कि उनकी जो फ़ौज की जो जॉब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली से और किसी से भी बढ़ के है। बिल्कुल।
तो ये सब तो चलता रहता है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम आप गुजरा। लोग ट्यून भी हो जाते हैं हम ना लोग उस हिसाब ट्यून हो से? जाते हैं, बिल्कुल पता चल जाता है कि अब ये तो है, इसी तरह है, ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। ट्रेनिंग हो ही जाती है। सबसे ज़्यादा टफ अगर मैं आपसे पूछूं, कहाँ का ट्रांसफ़र आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा जहाँ आप अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ थी? टफ तो कहीं का भी नहीं लगा, उनकी जो भी ऐसी पोस्टिंग्स होती थी वो नॉन फैमिली स्टेशन होता था। ये कश्मीर में 2-3 दफ़ा उनकी अच्छा। पोस्टिंग हुई, तो वो नॉन फैमिली स्टेशन था, तो हम साथ रह नहीं सकते थे, तो वो अलग रहना पड़ा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जैसे आप जब अलग रहती थी तो क्या वो कराची में आप आके रह मैं जाती कराची, थी? अपने पेरेंट्स मेरे कराची में थे, तो मैं कराची आके रही, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग वगैरह ये सब कुछ, छोटे थे बच्चे भी उस वक्त, तो इस वजह से वहाँ पर रही। तो बस ये था कि अलग रहना पड़ता था, जाहिर है। तो वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है वो कि एक कुर्बानी मियाँ होती बीवी है। अलग रह रहे हैं और फिर वो अहम ओकेजन्स पे भी पहुंच नहीं सकते, और फिर कभी कभार ऐसे जैसे कनेक्शन नहीं होती, अगर आपकी ट्रांसफ़र ऐसे हुई भी है तो आपकी बात भी नहीं हो रही फिर बहुत। नहीं, बात टेलीफोन बात होती है उस वक्त, तो दूसरे कनेक्ट टेलीफोन होते थे, ये टेलीफोन ही नहीं थे, एक्सचेंज के थ्रू exactly। बड़ा डिफिकल्ट होता था, और बच्चे छोटे हैं और 2 बच्चे हैं, बीवी अकेली रह रही है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देन दे गेट यूज्ड टू इट आई थिंक। और लेकिन उसमें आपको हस्बैंड को चाहिए कि मिसेज को अपनी कार चलानी, ये छोटे सेल्फ एटलीस्ट सफिशिएंट कर दें जी कि उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये पूरा ट्रेनिंग आपको तो फौजी ट्रेनिंग मिली हुई है, होती है बीवियों की भी, बीवियों की भी होनी चाहिए। बीवियों की भी। सो वो एक देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, और किसी को नहीं पता होता कि आपकी किस तरह लिखी है, किस वक्त लिखी है, बिल्कुल। मगर ये है कि जो फ़ौज में या फोर्सेस में लोग होते हैं और जब वो शहीद होते हैं तो उनका इस तरह जाना दुनिया से जो है वो ऐसा रह जाता है, एक मार्क छोड़ के जाते हैं वो, कि वो कुछ आए और कुछ कर गए। वरना तो लोग आते हैं चले जाते हैं, किसी का पता भी नहीं चलता, अच्छा जी हाँ था कोई, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और वो चला गया। लेकिन इस चीज़ को इतना मतलब लाइक फैमिली और वो सब एक प्राइड के तौर पर लेते हैं। बिल्कुल। और बड़े लोगों की मैंने देखा है ख्वाहिश होती है कि हम शहीद हों, बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है। और सेकंड पता है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी फौज में शहीदों का इतना एहतराम है ना, चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी दफ़ा कहा देर हमारे माथे का झूमर है। ऑनेस्टली जी, शहीद को देख के हमारे ट्रुप्स को मोराल हाई होता है कि कल हम शहीद होंगे तो हमें फैमिलीज़ को हमें ऐसे लुक आफ्टर किया जाएगा, ऐसे कौम खड़ी होगी। बिल्कुल। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे में तो शहीदों के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है ना। ये मेरी बहन बैठी हुई है, ट्रस्ट में कि जितनी इनकी रिस्पेक्ट फौज करती होगी वो आप सोच भी नहीं सकती। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। गुलनाज बीबी, आपके बेटे को हम याद करना चाहेंगे आज, तो आप उनके बारे में बताएं, जो आप उनका बचपन, उनकी जवानी, उनकी जॉइनिंग, सब कुछ आप जो एज मदर चाहती हैं उनके बारे में बताना, प्लीज़ बताइए। बस बेटा क्या बताओ, मैं समझ ही नहीं सकी कि उसकी माशाल्लाह मेरे 3 बेटे, एक तो शहीद हो गया, वो भी मौजूद है। मुझे हर वक्त ऐसे ही लगता है देखिए वो तो आप तो है उसमें कि शहीद जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं। मैं महसूस करती हूँ उसको, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, मैं घर में भी आके बताती हूँ, मैं चढ़ती हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ कोई चढ़ रहा है, मैं अकेली नहीं जाती हूँ बाहर। बस मैं समझ ही नहीं सके हम उसको ना कि ये बच्चा शहीद होगा। उस मेरे दोनों बेटों से हट के उसकी आदतें थी। सबसे छोटे थे वो? बीच के थे। वो बीच के? उनको बचपन से शौक था फौज में जाने का? हाँ, फौज में जाने का शौक था। हाँ, फौज में बस गया। तो कौन सी रेजिमेंट, सिंध की रेजिमेंट कौन सी थी? सिंध रेजिमेंट। सिंध, आई एम आल्सो सिंध रेजिमेंट इत्तेफाक से। अच्छा, तो जब वो वर्दी में आपने उनको पहली दफ़ा देखा, आपको कैसा लगा? जाहिर बात है फख्र महसूस हुआ कि मैं फौजी की माँ हूँ। हाँ, बहुत फख्र महसूस हुआ। बस उसकी शहादत हुई, उस पर भी फख्र महसूस हुआ। आप यकीन करेंगे मैं रोई नहीं जब मुझे बताया कि आपका बेटा, मेरे बहनोई ने आके मेरे सर पे हाथ रखा, सियाचिन में मेरा बेटा शहीद हुआ। अच्छा। 4 दिन के बाद उसकी खबर मिली? अच्छा, बॉडी आई। खबर सबको मिल गई थी। कितने अरसे उन्होंने सर्व किया फौज में? 7 साल। 7 साल। और सियाचिन में उसकी छुट्टी हो गई थी। अच्छा। 2 साल पूरे हो गए थे उसके। फ़ोन उसका आया 8 दिन के बाद आता था फ़ोन वहाँ से। फ़ोन उसका आया, अम्मी मैं आ रहा हूँ ना, मेरी छुट्टी ख़त्म होगी, मैं आ रहा हूँ। अब पता नहीं जो लेकर आए थे उनकी बॉडी, वो उन्होंने बताया कि ये नीचे उतर गया था,
तो मेरे बेटे ने बोला मैं फिर जाऊंगा इनके साथ। उन्होंने बहुत मना किया उन्होंने, लेकिन वो मेरे बेटे ने बोला नहीं मैंने जाना है। उनके अफसरों ने बोला आपकी छुट्टी होगी आप जाओ। बस उसको अल्लाह ताला ने शहादत वहाँ देनी थी जी। वो वापस गया ऊपर। साथ में जो दूसरी टीम थी उनको कहना कि आप लोग फौज में आए क्यों? हाँ। जब आपका इतना दिल जिगरा नहीं है, जानने का इतना डर है तो आपका बेटा बहादुर था हमेशा से, बचपन हमेशा से बहादुर, हर चीज़ में बहादुर था। हाँ। घर में सर एक का ख्याल करना, छोटों का भी बड़ों का भी। छोटी बहन थी उसकी कभी नाम नहीं लिया था उसका, हमेशा उसको बेटा ही कहता था। ये छोटा भाई आया और उससे छोटा है, इससे भी बहुत प्यार करता। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड पुलिस में से रिटायर है। अच्छा हैं। हाँ। अच्छा वो भी पुलिस में थे, फोर्सेस में। मेरा बेटा है बड़ा, वो भी पुलिस में। अच्छा अच्छा, तो ये सेकंड वाला बेटा था? हाँ ये सेकंड वाला, तो इसको भी बहुत शौक है। जो छोटा वाला है? लेकिन इसकी एक किडनी नहीं है तो इसको जा नहीं सकता। अच्छा अच्छा। कोई क्राइटेरिया होते हैं, जैसे बहुत सारे ख्वाहिशमंद होते हैं नौजवान फ़ौज में जाने के लिए, तो मेरे ख्याल से मेरे अब्बू भी गए थे एक दफ़ा, तो उनके पैर फ्लैट हैं, कुछ इस तरह के क्राइटेरिया होते हैं? नहीं, नॉकिंग और जिनके फ्लैट फुट होते हैं उनको फ़ौज में नहीं लेते हैं। अच्छा फेयर सिस्टम फ़ौज के अंदर है, ट्रस्ट में इतना है कि अगर मैं ब्रिगेडियर हूँ या जनरल हूँ और एक सिपाही का बेटा गया है जी फ़ौज में, वो सिलेक्ट हो जाएगा, जनरल का बेटा नहीं सिलेक्ट होगा, ट्रस्ट में। अच्छा, इतना फेयर सिस्टम है। अच्छा, दैट इज़ हाउ द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स इज़ वेरी हाई। हाँ, कि उसमें वो देखते हैं इसमें इंटेलिजेंस कितनी है, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी हैं, इसमें डर कितना है, ब्रेव कितना है, सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं उसकी, एंड देन ही सिलेक्टेड एज ए कैडेट। और उसके बाद अभी आपकी शहादत की जो बात है, अभी आपने ब्रिगेडियर हसन अब्बास का नाम सुना होगा जी, इनका बेटा शहीद हुआ है जी। इनका एक ही बेटा था, एक हफ्ता के बाद उसकी शादी थी जी, वो बहुत अभी वायरल भी हुआ था। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मेरे 10 बेटे भी होते हैं तो मैं उसको दोबारा फौज में भेजता। ये क्वालिटी है हमारे पेरेंट्स की। और फिर वो यंग विडोज़ को देखें जो 20-22 साल की होती हैं, कैप्टन की और मेजर की, उनके 1-2 बच्चे होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो कौम को ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी चाहिए। ऑनेस्टली आई फील कभी शहीदों के बारे में जो कभी सोशल मीडिया पे आती है ना, इट इज़ वेरी पेनफुल। हाँ आई नो, बहुत पेनफुल है। इसलिए मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि ये फ़ौज और उसके शोहदा, इनके लिए कभी कोई लफ्ज़ ना लिखें। दे आर द वन जिसकी वजह से पाकिस्तान आज मार के हक़ में हमने देख लिया ना, इतनी बड़ी फ़ौज थी इंडिया की, और 6 घंटे में देवर बैगिंग पाकि अमेरिकन को कि हमारी किसी तरीके डी एस्केलेशन करा दें। दिस इज़ द डिफरेंस। और ये इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे एयरफोर्स, नेवी एंड ये पाकिस्तान की आर्मी, इसके लिए जितनी भी कॉल इसकी तारीफ़ कीजिए कम है, यकीन करें। और सेकंड, जिस मुल्क में आपकी अपनी फ़ौज नहीं होगी उसमें दुश्मन की फ़ौज होगी, बिल्कुल। इसलिए इराक, लिबिया, सीरिया के एग्जांपल्स हैं। फ़ौज कमज़ोर थी, आवाम से उनका कनेक्शन नहीं था, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ईरान की मिसाल, ईरान रेजिलिएंट था, लड़ाई की, फ़ौज आवाम साथ थी, बच गए। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एनिमी का नैरेटिव क्या है, फ़ौज आवाम को वेज क्रिएट करें, दूर करें, फ़ौज को कमज़ोर करें। और कुछ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ भी, हम इनएडवर्टेंटली ये कर रहे हैं, नहीं होती काली भेड़ें आके फिर वो इसी तरह बिस्क खोलती हैं, और फिर ये क्रिएशन एक्चुअली ये बाहर के लोगों की होती है जो चाहते हैं कि वो जो उनका इत्तेहाद है वो ख़त्म हो। और आसिम मनी ऑनेस्टली फील्ड मार्शल ने इतना काम पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी, मिलिट्री डिप्लोमेसी में भी, अमेरिका देखें ऐसे वो चीफ को बुला रहे हैं, किसी तो इंडिया का देख लें क्या हाल है। बिल्कुल, तो आई थिंक इसको हमें अब इसको एज ए कौम इकट्ठा रहना चाहिए। बिल्कुल, इसको हमें एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। आपकी कुछ बात रह गई वो मैं चाहूँगी कि आप कंप्लीट करें, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाले धरती के रखवाले, एक खुदा के आगे झुकने वाले, हिम्मत वाले धरती के रखवाले, एक खुदा के आगे झुकने वाले, वादे ना तोड़ेंगे हम प्यार के, रख देंगे तुझ पे जिंद वार के, हमको आवाज दे तू, फिर चाहे जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे। हमको आवाज दे तू, फिर चाहे जान ले
जाएंगे। अपना यही ईमान है, तेरे लिए ही जान है, लेके अलम तेरे नाम का हम चल दिए जिस राह पे, जब चल दिए तो हर जगह गूंजेगा बस ये नारा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये हिम्मते ये हौसले तेरी चाहतों के सिलसिले, तू ही सनम दिलदार भी, तू इश्क है तू प्यार भी, तू ही यान है तू ही शान भी, तेरे नाम है ये जिंदगी, जो तुझ पे मरेंगे तो जिंदा रहेंगे सदा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 5 तारीख को हम 6 सितंबर यहाँ एक तरह से, मतलब हर साल ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि कल सैटरडे है तो हमने कहा कि इस दिन को मनाना ज़रूरी है, खैराज तहसीन पेश करना शहदा को ज़रूरी है, उनकी फैमिली से उनके बारे में जानना, उनकी बहादुरी के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सो आज यहाँ इस वक्त मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं सलीमुल्ला बेग, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, अस्सलाम वालेकुम, जो कि भाई हैं शहीद लेफ्टिनेंट मिर्ज़ा नईमुल्ला बेग, जिनको अभी तमग़े जुरत भी मिला है। जी जी। कब मिला उनको तमग़े जुरत? वो 92 में उनकी शहादत हुई थी। अच्छा। उसके एक साल बाद। लेकिन इनके बड़े भाई भी शहीद हैं। अच्छा। जब मेरे बड़े भाई वो हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हो गए। में क्रैश में शहीद हुए थे। अच्छा अच्छा। बाप का बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का शो पर, और ज़ाहिर है हम इस वक्त यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आसान नहीं होती आप लोगों की ज़िंदगी, टफ़ होती है, बहुत मुश्किल होती है, और उसके बाद ये भी नहीं पता होता कि आप लोगों ने, वो होता है ना फैमिली मेम्बर्स में जब सारे भाई हैं फ़ौज में, कि कब तक आप लोगों ने इकट्ठे रहना है, किसकी कब शहादत लिखी है नहीं पता होता। बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है एज फौजी, आपको खुद क्या लगता है कि कितनी टफ लाइफ होती है आपकी? बहरहाल ये जो फैक्टर है कि जान भी चली जाए, ये तो सोच समझ के ही बंदा जो है वो ऑप्ट करता है इस प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, कि जी कि कुछ भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जानों के नजराने दिए जा रहे हैं, कभी भी इसमें कमी नहीं आई, इस जज्बे के अंदर कभी भी कमी नहीं आई। जो भी हम कहें, जैसे भी हैं, लेकिन जो जब नाम आता है, जान देने का टाइम आता है, तो कोई पीछे हटने वाला नहीं है। और ये बड़ा अल्लाह का करम है कि पाक फ़ौज के अंदर ये जो जज्बा शौक़ शहादत है, ये बदरजा उत्तम मौजूद है। अच्छा, अगर आप अपने भाई के बारे में बताना चाहें कि मैं आपको जो मेरा छोटा भाई जो नईम है, उसकी शहादत पर हमारे एक अफसर ने एक मंजूम नजराना अक़ीदत लिखा था, जो उसकी क्योंकि दोनों हमारी यूनिटें साथ थी और एक दूसरे को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। अच्छा। और जब नईम की शहादत हुई तो जितना हम लोग उदास थे, उसी तरह वो यूनिट भी उदास थे। तो मैं उन्होंने जो लिखा था वो मैं आपको एक बंद, जिस कदर था जवां उस कदर खूबरू, ज़िंदगी का निशान पे करे जुस्तजू, थी वतन की मोहब्बत तेरे दू बदू, उल्फते दोस्तां दम बदम रूबरू, था यकीन खुदा तेरे दिल में मुकीम, तू है अज़्म वतन ए शहीद नईम। और नईम ऐसा ही था बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने डिफ़ाइन किया है। बहरहाल वो 23 बरस उसकी उम्र थी जब वो शहीद हुआ। तो मतलब लाइक होता है ना कि घर वालों को संभालने की जिम्मेदारी एक के ऊपर होती है, उस वक्त आपका क्या रोल था पूरी फैमिली को संभालने में? मैं 23 साल इज़ नथिंग, लाइक अभी तो मैं भी ज़िंदगी शुरू हुई। बेसिकली फ़ौज से मेरा ताल्लुक, मैं अब रिटायर हुआ 27-28 साल सर्विस करने के बाद। जी। तो नईम की जब शहादत हुई और इसकी ख़बर आई, क्योंकि 1 अगस्त को वो ऑपरेशन हुआ था जिसमें कि शहादत हुई थी, और 3-4 दिन के बाद जो है वो डेड बॉडी आई थी वहाँ से नेचुरली।
वो कुछ टाइम लग गया होगा वहाँ पे। सियाचिन को इतनी आसान जगह तो नहीं है। बिल्कुल। तो जब घर में ये पता चला जिस वक्त, तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं ज़ोब के एक इलाके में था जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं था। ये भी एक तरह की एक सेटबैक होता है इसका। ये जो उसका इसके हैज़र्ड्स हैं उनमें से एक ये है जी कि आपको पता नहीं चलता। वो उस मेरे जो भाई थे या कज़न थे उनको नहीं पता था कि किस तरह। वो तो एक लेटर लिखते थे जिसके आगे वो एक पोस्ट बॉक्स नंबर होता था और वो मिल जाता था। ये पता नहीं था कि वो एग्जैक्टली किस जगह पे हैं। फिर वो फ़ौज ने ही फिर मदद की, मुझे लोकेट किया, मुझे बताया गया और फिर उसके बाद मैं वापस आया। तो उस वक़्त तक वो फिर डेड बॉडी भी आ गई भी थी। बहरहाल मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि ये हैज़र्ड्स हैं, ये तो फिर आते हैं और इनको भी मुकाबला करना पड़ता है, इनका भी। सो आपके घर में आपकी वालिदा को सपोर्ट करने के लिए कौन था? होता है ना घर की ख़वातीन को एक संभालना पड़ता है, माँ तो तो आप खास भी तौर से। नहीं थी। हाँ, स्पेशली बिल्कुल अम्मी बस मेरा एक भाई जो डॉक्टर था वो घर घर पे में था मौजूद। और वो बहनें थी जो माँ के लिए वही सपोर्ट थी, लेकिन माँ को नेचुरली मेरे जो भाई ये था नईम जो है ये माँ से बहुत अटैच थे। अटैच था क्योंकि वालिद साहब मेरे बहुत, वो छोटी उम्र का था, 3-4 इस वक्त तकरीबन कोई 15-16 साल का वो भी नहीं होगा जब मेरे वालिद फौत हो गए थे। उसके लिए फिर सब कुछ उसकी माँ ही थी। अच्छा। तो वो और माँ भी बहुत ज़्यादा अटैच थी उनके, अम्मी भी। तो कैसी थी उनकी नेचर नईम की? थोड़ा नईम जो था वो आपको देखा देखी वो फौज में गए थे या उनको शौक था शुरू से? देखा देखी भी से भी तो शौक ही पैदा होता है, शौक से ही पैदा होता है जी। तो हमने तो उसको कभी फोर्स नहीं किया था। उसने खुद ही ये अपने लिए चुना था ये प्रोफेशन। और आईसीएस बी तक उसने माँ को नहीं बताया था। अच्छा। जो एक हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके बाद फिर उसने बताया। अच्छा। माँ ने भी कोई, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा चॉइस है, जिस तो तरह आपके बड़े भाई भी पाक फौज में थे, आप जी, भी जी। और आपके छोटे भाई, जी लाइक तीनों भाइयों ने यही प्रोफेशन चूज? मेरे वालिद आर्मी में थे। अच्छा, वो भी। अच्छा, वालिद भी थे, पूरी हाँ, फैमिली। पूरी फैमिली। तो वो जब थे तो उसमें हम लोग भी तक कुछ शौक भी था, कुछ तकरीब सिर्फ उनके देखा देखी भी था ये सिलसिला। हाँ। लेकिन बहरहाल चॉइस तो अपनी ही थी, बिल्कुल। कोई ज़बरदस्ती करने वाला हाँ, कोई नहीं था। हाँ। आप लोग ऐसा क्या ट्रेनिंग में जो नौजवान हैं उनको सिखाते हैं कि वो उनको मौत का डर ख़त्म हो जाता है? देखिए, इंसान जब पैदा होता है तो सबके अंदर होता है, ज़रा से भी कोई आग भी भड़कती है तो एकदम आप अपना दिफा करते हैं। सो ऐसी क्या ट्रेनिंग होती है कि उनके अंदर मौत का डर ख़त्म हो जाता है? एक्चुअली जब पीएमए पाक से मिले अकेडमी में जाते हैं जी। वहाँ दे मोल्ड यू फ्रॉम अ सिविलियन टू अ मिलिट्री पर्सन। ओके। और वहाँ की जो ट्रेनिंग यू कांट इमेजिन। आई मीन आपको हमने तो ड्रामों में देखी है। यस हमने तो ड्रामों में देखी है। अल्फा ब्रावो चार्ली आपने एग्जैक्टली। उसमें यकीन करें कि आपको 4 विंटर्स में 4 डेज में आपको 96 किलोमीटर वॉक कराते हैं और उसमें दे डोंट गिव यू एनी बेडिंग विंटर्स में एबटाबाद में। और उसमें आपको ना बेड देंगे ना रज़ाई देंगे, कुछ नहीं। बहुत और इतनी टफ एक्सरसाइज होती है कि सुबह अच्छा प्लटून कमांडर्स आते हैं, दे वांट यू शुड बी वेल ड्रेस, शेव की हुई, कैडेट शुड लुक लाइक ए रियली कैडेट। तो वो जो चाय सुबह आती थी ना गर्म चाय, उससे हम शेव करते होते थे। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, यही बता रहे हैं। इज व्हाट इट इज। और शेव करके हम तैयार होकर बैठे होते थे सारी रात। खंदक वो जब ट्रेंच खोते रहते ताकि बॉडी गर्म रहे, और सोते नहीं थे। लेकिन उस वक्त ऐसी अल्लाह ताला ने ताकत दी होती है। सर्दी में भी, गर्मी में भी तो देखे ना, फिर उसका गर्मी में तो शिद्दत से पड़ती है। डेजर्ट में और उसमें आपकी रैगिंग भी तो होती थी ना। रैगिंग, अच्छा रैगिंग ऐसी है, वो आपको ऑर्डर्स मानना सिखाते हैं। आपने सूट पहना है, शाम को डिनर पे जा रहे हैं, यंग आपको सीनियर्स मिल गए हैं,
आगे एक कीचड़ है, उसमें कहें क्रॉलिंग करो। अब आपको कपड़ों समेत वो क्रॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ कोनियाँ फट गई हैं। ड्रामे इसका मतलब बिल्कुल रियलिटी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तारीफ बता रहे थे कि वो क्या सर्दियों में हेलमेट में बर्फ डाल के कहते थे ये पहन रख लो, सर पे पहन लो। Oh my God। और वो सर पे पहने आप उतार नहीं सकते। कहते थे मार्क्स सुन हो जाता था मगर आप उतार नहीं सकते। और निकर पहना के आपको वो बर्फ पर लटा देते। अच्छा, टेबल मैनर्स आपको इतने सिखाते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पर छुरी कैसे पकड़नी है, गलत किया आप कैडेट को भूख लगी, उसको टेबल के नीचे बिठा दिया, टाइम खत्म हो गया, सब चले गए, वो बेचारा दिखाया था चला गया। बट दे टीच यू हाउ टू ओबे द ऑर्डर्स, अदरवाइज यू विल नेवर फेस द बुलेट। यानी आपको एक टफ इंसान मेक यू अ प्रॉपर सोल्जर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी एज मदर, जब आपके बच्चों को शौक होता है कि उन्होंने फ़ौज में जाना है, उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो माएँ तो उन माओं के तो लाल होते हैं ना, वो तो लाड करती हैं, निवाले खिलाना और वो हाय मेरा बच्चा हाय। तो क्या आप भी टफ माएँ बन जाती हैं कि जब पता है बच्चे ने फ़ौज में ही जाना है? शायद अल्लाह जी हिम्मत दे देता है माओं को। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये है कि माएँ बहुत लाड करती हैं ना अपने बेटों को स्पेशली, तो अब जब वो माँ का जो लाडला है उसने फ़ौज में जाना है और वहाँ पे फ़ौज ने जो है ऐसे उसको एक सही करके ना वो रफ टफ बना देना है, तो थोड़ी लाड कम करने पड़ते हैं फिर आपको? नहीं, लाड तो कम नहीं होता है, लेकिन बच्चे की जो शौक को देखकर, उसको देखकर मैं बोलती माओं का दिल भी सख्त हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, यकीन करें कि चाहे आप सियाचिन पे हैं, कहीं आपको टाइम पे वो हर चीज़ मिलेगी, एक्सरसाइजों में आपको बिल्कुल टाइम पे मिलेगी, लड़ाई में भी इवन आपको लंच पे, डिनर पे, एवरीथिंग यू विल गेट इट। मार के हक में देखें ना, ये 6 सितंबर बेसिकली ईद हमें और अच्छा मनाना चाहिए। द वे वी हैव डन इन मार के हक किया बनियानुल मरसूस में, जी जी, जिस तरीके से फ़ौज ने लड़ाई की है, बिल्कुल, एयरफोर्स ने, इंडिया के वहाँ जहाज़ के अभी तक मानते नहीं हैं, जबकि सब दुनिया ने मान लिया है जी। उसके बाद जितना उनका नुकसान किए, S-400 जो है डिफेंस सिस्टम तबाह किया, और आपको फतेह 1 फतेह 2 ने जो उनका हाल किया है, एक्चुअली लिटरली देवर सेइंग कि खुदा के लिए मैं बचाओ, पता नहीं पाकिस्तान में पता क्या कर रहा है। हाँ। हमने उनकी साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको किया, बेसिकली उनमें उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो कोर कमांडर से कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हमने हैक की हुई थी, एक जहाँ तक हम पहुँच गए हुए थे। They were so worried, उनको सही लग पता गया होगा, लग पता गया, एक ट्रेलर आपने दिखा दिया, ट्रेलर अभी ये हमने कहा 10% है। हाँ। नेक्स्ट टाइम यू कम, फिल्म अभी बाकी है, पड़ी हुई है। हाँ। 50% अभी DGSP ने कहा ना कि ईस्ट में अब हम आपको जाएंगी, पूरी इंडस्ट्री है जी, कि हम वहाँ पर आपका जो है ना वो नुकसान करेंगे, एंड यू विल रिमेंबर यू थ्रू आउट योर जनरेशंस। तो यहाँ तक हम तैयार बैठे हैं बिल्कुल। हाँ। इनको दे हैव नो आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब इनको आइडिया तो खैर हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी तरह हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखिए अक्सर जैसे अब जाहिर आपके बेटा नहीं है, लेकिन अब एक होता है ना कि बेटा जिस इदारे में था उससे कनेक्शन बाकी रहती है कि नहीं, उस बारे में पूछना चाह रही थी। क्या ये लोग आपको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं? से मोहब्बत है, जिसके खातिर मेरे बेटे ने अपनी जान दिएगी, तो मैं तो उसको फ़ख्र महसूस करती, तो इसी फ़ौज ने दी है, अल्लाह ने शहादत दी है, उसी फ़ौज की वजह से उसको इतनी इज्जत मिली है, मुझको मिली है, मेरे घर वालों को मिली है। अभी 6 सितंबर का प्रोग्राम हमारे मोहल्ले में तैयारियां शुरू हो गई हैं, मेरे बेटे के उसके करके पूरे रात प्रोग्राम चलता है 6 सितंबर को, यानी सब पूरा मोहल्ला याद करता है। खाली मैं नहीं तो ये उसी बेटे की वजह से, इसी फौज की वजह से हमको इज्जत मिलती है। फौज आपका ख्याल करती है फिर? हाँ, ख्याल करती है, क्योंकि वो तो बहुत, मैंने सुना है कि शोहदा की जो फैमिलीज हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल। और चीज़ों का तो इतना मुझे नहीं पता। हाँ, मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ, कार्ड मेरा देखते हैं तो डॉक्टर साहब भी अंदर बिठाल के चेक करके, आवाज़ बात बुला के, उनको पर्ची दे के, दवाइयाँ मंगवा के, मुझे हर चीज़ मतलब शी डजंट हैव टू गो एनीवेयर, वहीं हर चीज़ उनको देंगे लाके हॉस्पिटल में। एब्सोल्युटली, मुझे नहीं जाना पड़ता स्टोरों पे या बाहर किसी, मतलब वो बोलते हैं अम्मा जी बैठ जाइए आप। अच्छा, अगर जैसे कोई भी यंगस्टर्स इस वक्त देख रहे हैं, उनको फौज में आने के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है, लाइक क्या करके वो आ सकते हैं? बेसिकली जस्ट जनरल नॉलेज होना चाहिए, आप पढ़ें, अखबार पढ़ें, सी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए? इंटरमीडिएट, ओके, फिर बस। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अक़ीदतें और
निसार कर दूं मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से खिज़ा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं खिज़ा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे वतन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ शहीद सिपाही मोहम्मद फरमान के भाई उमर ज़मान और शबीर ज़मान, उनके कज़न। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सो आज के दिन आप याद करते हैं, बल्कि रोज़ ही याद किया जाता है, ज़ाहिर है जब आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, लेकिन एक शहीद का जो एक अवार्ड है वो एक बहुत बड़ा अवार्ड है। सो आप अपने भाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कितना अर्सा हो गया उनको शहीद हुए? ये 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। जी तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त वो? जी नहीं, छोटे तो 20 साल की उम्र में वो शहीद हुए हैं। जी मेरे से छोटे थे। हाँ, छोटी एज है। रेजिमेंट कौन सी थी? हाँ, रेजिमेंट कौन सी थी? सिंध रेजिमेंट। रेजिमेंट अच्छा। रेजिमेंट से, हाँ। अच्छा, जी तो कुछ किस तरह हुआ, क्या हुआ? 1 मई था, मजदूर डे, हम छुट्टी पे थे तो असर के टाइम हमें पता लगा कि कॉल आई वहाँ से, इस तरह आपके भाई ग्रेनेड के साथ शहीद हो गए। बस। तो अब 15 साल बाद भी वो होता है ना, जाए कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, मगर ये जितना भी जो अपना प्यारा चला जाता है वो तो हर लम्हा हर वक्त याद आता है। बिल्कुल। तो आप कितने बड़े थे आप उनसे? मैं उनसे 5 साल बड़ा हूँ। अच्छा, जी। तो उनको मेरे शौक बाद था ये फौज? हुई। जी, मेरे बाद वही है मतलब। अच्छा, आपके बाद उनका नंबर था, जी। तो उनको फौज में जाने का बचपन से शौक था? बचपन से शौक था। एक हफ्ता पहले उन्होंने फ़ोन किया था, वालदा से बात हुई तो वालदा को बोलते किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने बोला किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो भाई से पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बोलते इस टाइम सिर्फ आपकी दवाओं की ज़रूरत है हमें, बस। वो बात अभी भी ऐसे लगता है दिल को खाती है। कितने आप लोग बहन भाई हैं? हम लोग अभी 3 हैं। अच्छा, जी। 3 भाई हैं? 2 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, और आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मेरे से एक बड़ा और है। तो अम्मी को आपने कैसे संभाला था? नहीं को तो बस 20 साल का बच्चा, हाँ, माँ के लिए बहुत होता है ना, पाला पोसा पूरा एक दरख्त बन जाता है वो, फिर उसके बाद माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है औलाद की ख़बर इस तरह की सुनना। औलाद तो फिर बेयर कर जाती है जब माँ बाप एक सर्टन एज पे जाके जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। यंग जवान औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? किस तरह की नेचर थी उनकी? कुछ कोई यादें ऐसी हैं जो आपको आती हैं? दरअसल हम तो पहले वो दीन के साथ टच हुए, उसकी वही मस्जिद जाते हैं तो उसी तरह रात दिन वहीं होते थे, वही बातें याद आती हैं उनकी। ये पता है, ये शुक्र है कि हम मुसलमान हैं तो मज़हब भी हमें बहुत मेडिटेट करता है कि जब कोई इस तरह का सान्या हो जाता है, कोई घर में ऐसी खबर आती है, तो आप अगर रिलीजियस हैं और क्लोज हैं अपने मज़हब से, सब्र बहुत जल्दी तो सब्र अल्लाह ताला दे देता है। अल्लाह ताला दे देता है बहुत जल्दी। और ख़ास तौर से शहीद का तो हाँ, कहते हैं ना कि दर्जा ही इतना बुलंद है, का दर्जा बहुत बुलंद है, और कहते हैं उसे मुर्दा मत कहो। जी
अल्लाह ताला उसका रिस्क भी भेजते हैं। हाँ जी। शहीद का तो वो ये रुतबा है। हाँ। और हमारे फ़ौज में तो शहीद बहुत, और हमारे ऑफिसर्स की शहादत की रेशो सबसे ज़्यादा पता है आपको? ऑफिसर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आपने जितने देख लें, कितने कैप्टन, कितने मेजर, कर्नल, इवन जनरल तक शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, और दे आर सेट एग्जाम्पल फॉर द ट्रुप्स टू फॉलो। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी इंडियन में, इसीलिए वहाँ उनके ट्रुप्स का अपने कमांडर को ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ। और इसलिए वहाँ पर जो है खुदकुशी, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट जो है इंडिया में है ट्रुप्स का, कि वहाँ उनका ट्रस्ट नहीं है अपने कमांडर्स के ऊपर। बिल्कुल सबसे ज़्यादा दुनिया में रेट वहाँ पर है। अभी भी आप देखें कि लड़ाई के वक्त में, जब लड़ाई स्टार्ट हुई है ये मार के हक में, नॉर्दर्न कमांड जो पूरे कश्मीर और आज़ाद और गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया का कमांडर होता है, एक होता है, उसको उन्होंने सैक कर दिया। ट्रस्ट नहीं है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ 2 दिन पहले उसको सैक कर दिया। उसने कहा कि हमारे पायलट अभी भी राफेल पे पूरी तरह ट्रेन नहीं है, उसको सैक कर दिया। तो इस फौज ने क्या लड़ाई कर ली? हाँ, हाँ। यहाँ हमारा ये है कि दे रियली ट्रस्ट योर कमांडर्स। अब चीफ आर्मी स्टाफ पे पूरी कौम के, बल्कि फ़ौज तो छोड़ दें, पूरी कौम ट्रस्ट करती है। और उसके बाद अब तो पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, जिस तरीके से वो हर जगह लेके जा रही हैं। वाइट हाउस में क्या उनको प्रोटोकॉल मिला है, हाँ। वहाँ उनकी बात सुनी जाती है, ट्रम्प कैसे तारीफ़ करता है, पेंटाकॉम में लेके गए, सेंटकॉम में, वहाँ पर बात होती है। तो आई थिंक ये बहुत होती है कि आपका सपा सलार कैसा है। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़रूर बताएगा, क्योंकि आज मुझे, हमें, बल्कि सारे लोग जितने भी देख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जानने को भी मिल रही हैं जो थोड़ा इतना कोई सवाल करता नहीं था, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं तो उनको उनका जवाब भी मिले। फिर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ नायब सूबेदार अब्दुल हफीज़ शहीद की बेगम फरजाना, और साथ उनकी बेटी हैं हनीफ़ा बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे, हमारी भाइयों से भी मुलाकात हुई, माँ से भी हुई, लेकिन जो वाइफ का रिश्ता है, शायद सब फिर ज़िंदगी दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन एक जो बीवी होती है वो ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी पूरी वो अपने मियाँ के साथ ही गुजारती है, उसका लाइफ टाइम पार्टनर होता है। सो अब आप बताइए अपने हस्बैंड के बारे में, कितना अरसा हो गया उनकी शहादत को? मेरे हस्बैंड 2019 को सितंबर 11 को शहीद हुए थे। अच्छा। और उसको अभी ये 7वां साल चल रहा है। अच्छा। तो इन 7 सालों में अगर ज़िंदगी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल और कठिन है। ये जो सफ़र होता है ना, तो ये एक शुदा की बेवा जान सकती है कि ये सफ़र किस तरह है, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होता है तो साथ भी होता है और मुल्क के लिए भी कुछ करता है। दिन को ड्यूटी होती है तो दिन को करता है, रात को होती है तो रात को करता है, अपने बच्चों बेवा को टाइम कम देता है। सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो मुल्क के लिए ही होता है। तो उसकी कमी तो हर जगह हमें महसूस हो रही है और होती रहेगी। जो ये टाइम हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। उस वक्त आपकी बच्ची कितनी बड़ी थी? ये तकरीबन 9 साल की थी। और आपके हैं कितने बच्चे? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा जी। तो 4 बच्चों के साथ एक अगर कोई सिविलियन माँ होती है तो वो उसके लिए शायद कभी कभार रिश्तेदारों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं अगर उनका मियाँ नहीं रहता, और 4 बच्चों की वालिदा होती हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने 4 बच्चों के साथ कैसे सरवाइव किया अपने मियाँ की शहादत के बाद? बस यही सफ़र बहुत मुश्किल था। रिश्तेदारों ने भी थोड़ा साथ दिया, बच्चों की स्कूल वगैरह वो सब कैसे? अभी तो आर्मी की तरफ से ही सब कुछ चल रहा है। बच्चों को भी वो एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ की सहूलत दे रहे हैं, क्वार्टर की सहूलत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात जी। ये आर्मी की तरफ से, ये आर्मी की तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जैसे कि हमारे ख़ानदान का चलो सरबराह चला गया तो आर्मी वालों ने हमें नहीं तना छोड़ा। तो ये तो बच्चों के लिए थोड़ा वक्त मुश्किल है, वरना एक औरत के लिए अकेले बहुत मुश्किल होता है, 4 बच्चों को संभालना, उनकी अखराजात बहुत मुश्किल है ना। फिर आप रहती कहाँ रही? मतलब मैं पहले गांव चली गई थी जब मेरे शौहर की शहादत हुई थी। उसके बाद 2 साल मैं इधर रही थी। फिर मैंने आर्मी से अपने लिए दरख्वास्त की थी मुझे क्वार्टर दीजिए, और फिर उन्होंने हमें क्वार्टर भी दिया, बच्चों की रहाइश के लिए भी काम किया।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अंदर कैंट में रह रहे हैं, मलिक कैंट में। तो बच्चे मेरे APS स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा। एक बच्चा माशाल्लाह मेडिकल की तैयारी कर रहा है, माशाल्लाह। तो दूसरी इंटर की तैयारी कर रही है, और 2 छोटे हैं, तो वो भी APS में ही पढ़ रहे हैं। तो अगर बच्चों का ध्यान होगा इस तरफ तो बच्चों को फ़ौज में भेजना आप चाहेंगी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चारों बच्चे यही तैयार हैं कि हम जैसे बड़े होंगे, हमारे पापा ने 30 साल सर्विस दी है हाँ जी। अपने मुल्क की खातिर, तो हम भी इसी तरह ही चलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ किए हैं, शोहदा के घर से फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो उनका जज्बा ऐसा ही होता है, वो ये नहीं कहते क्योंकि घर से एक फ़र्द चला गया है तो कोई और नहीं जाएगा, बल्कि वो तो और बढ़ चढ़ के कहते हैं। मेरा बेसिकली वजह ये कि फ़ौज इतना लुक आफ्टर करती है, फ़ौज इतना ऑनर करती है, ये हमारे माथे का झूमर है। ऑनेस्टली मैं एम टेलिंग यू, जिसकी वजह से इनके बच्चे ये इनको इतना आराम देते हैं, फ़ौज लुक आफ्टर करती है कि दे वांट टू जॉइन आर्मी। शौक होता है कि देखें फ़ौज में इज़्ज़त है, पूरी इनके फैमिली में गांव में इज़्ज़त है। जब वो बरी हुए थे तो इनसे पूछो कितनी उनकी इज़्ज़त से बरील हुआ होगा। पूरी फ़ौज आती है, प्रॉपर तरीके से वो फायर करते हैं, पूरा तरीके से बिगल बजाते हैं, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग हार्ट वार्मिंग होता है। और उसके साथ फिर ज़ाहिर है कि जब ये आपके जो वहाँ फ़ौज पे लोग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो देखते हैं कि हमारे एक साथी शहीद हुआ, ये कुछ फ़ौज ने किया, उनका मोराल बड़ा हाई होता है। अब ये देखें सियाचिन में लोग बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हैं, और कोई फ़ौज के बारे में बात कर रहा है, शहीदों के बारे में बात कर रहा है, मोरल ऑफ ट्रूप्स को कितना फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम ये बात करते हैं कि कभी भी अपनी फ़ौज के बारे में कोई बात नहीं करें। जो वो कर रहे हैं, जो हमेशा से करते आ रहे हैं, वो हमारी कौम जैसे आप बता रहे थे ना, जो सियाचिन में मौजूद होते हैं जवान, वो उनकी लाइफ कैसी होती है? लाइफ यकीन करें कि जो जवान हमारा चढ़ता है अक्टूबर में पोस्ट के ऊपर, वो अगले से जुलाई में उतरता है। 8-9 महीने छोटी सी जगह पे रहना, बीमार, घर में बीमार, बच्चा बीमार, बीवी बीमार, और आप वो भी बताते हैं फैमिली से दूर, और राशन भी मखसूस जाता है, फिक्स किया हुआ, और उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं फैमिली से। नो कम्युनिकेशन फैमिली, बिल्कुल। अब पता नहीं, आई डोंट नो कि अभी मोबाइल आ गए हैं, वरना बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने अगर बात करनी फैमिली से, मैं वहाँ पर अस्तोर सेक्टर में था, कारगिल के पास जी। तो गिलगित आता था 18 घंटे ड्राइव करके फैमिली से बात करने के लिए। इमेजिन करिए। अच्छा, जैसे आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी 65 की वॉर, उस हवाले से ज़रा चलते ना थोड़ा फ्लैशबैक में। एक्चुअली आई वाज अ वेरी यंग बॉय उस वक्त। यकीन करें जो उस वक्त मोराल था, इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिमखाना में करेंगे उनके ट्रूप्स ने। ये अम्मा मेरे सुनाते हैं ये बात मुझे। और मेरी रेजिमेंट, मैं तो रेजिमेंट में नहीं था, मेरी रेजिमेंट लाहौर में थी, और वो ट्रेनिंग करे सुबह के वक्त, जब पता चले इंडियन अटैक है, दे ऑल रश टुवर्ड द बॉर्डर्स। और वो जो जज्बा मैंने देखा है ना, वो मैंने अब इस दफ़ा मार के हक में देखा है। दिस वाज द क्वालिटी। यकीन करें ये टाइम उस टाइम से मिलता जुलता टाइम लग रहा था आपको? उस वक्त मुझे याद है कि फौजी जीप शहर में आती थी, औरतें राशन, रज़ाइयाँ, जो कुछ होता था वो दे रहे थे उन जवानों को। और उसके बाद आप देखिए कि कितने लोग शौक से फ़ौज में जाते थे। दैट वाज सारे भी उसी के बाद ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, बल्कि उनकी अम्मा ये सोचती थी कि ये तो बिल्कुल ही वो मम्मी डैडी टाइप थे ना, घर में पले हुए, तो उनको लगता था कि ये तो पास ही नहीं होगा वहाँ पे, उनका चले जाओ, दे दो टेस्ट, तुम तो आ ही जाओगे वापस। हो गए पास वहाँ पे, और हो गए तो फिर रो के बुरा हाल था उनका, अम्मी का, कि हाय मेरा बच्चा चला गया, पता नहीं कैसे रह रहा होगा वहाँ पे। मगर ये कि माशाल्लाह वो उस वक्त बहुत मतलब 65 के बाद एकदम लोगों ने ना बहुत जज्बा था, बहुत ज़्यादा। उस जज्बे को देख के लोग बहुत। अजीज भट्टी शहीद देखे मेजर, यकीन करें जो उन्होंने लाहौर में एक्ट था, जी, कांट बिलीव। और इतना वलवला था, मुझे याद है कि एक खबर उड़ी कि लाहौर में इंडिया ने ये पैराट्रूपर्स रावी के ब्रिज पे उतार दिए। लोग लालटान रात को लेके डंडे लेके भाग पड़े उधर। they were so motivated। ऑनेस्टली मैंने खुद ये देखा हुआ। उसके बाद डॉग फाइट हो रही है, जहाज लड़े इंडिया के साथ, तो छतों में तालियां बजा रहे हैं, और उनको बुलेट भी लग रही है लोगों को, दे नॉट स्केयर्ड। ये MM आलम दुनिया की एयर अकेडमी में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने 1.5 मिनट में 5 जहाज कैसे गिराए। वैसे वो कमाल है, ऑनेस्टली बड़ी कमाल की बात है। ये है
इसी तरह अभी दुनिया की अकेडमी में पढ़ाया जा रहा है कि राफेल 3 पाकिस्तानी जहाज कैसे कराए। दैट्स हाउ ये इक्वेशन उनके साथ है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली। और फिर जिस तरीके से इंडिया का गुरूर था कि हम तो पाकिस्तान में, आप नहीं कह रहे कि जी हमने लाहौर पोर्ट है ही नहीं, मैंने तबाह कर दिया, कोयटा उड़ा दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, हमने ये कर दिया। और उनकी ये जैसे स्टार वॉर मूवीज नहीं होती, इस तरह इंडिया मीडिया चल रहा था। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो बात तो हमारे फनी बात तो उन्होंने ये कही थी कि जी हमने लाहौर के पोर्ट पे कब्जा कर लिया। उनको ये नहीं पता कि लाहौर में पोर्ट ही नहीं है। इमेजिन करो, इस पे इनका इस दफ़ा इनको झटका लगा कि इनका गोदी मीडिया मशहूर हो गया है। इस दफ़ा हमारे मीडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। पीपल रिकग्नाइज पाकिस्तान मीडिया। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया मीडिया ने। हाँ, उनका तो लग रहा था कि वो पढ़े लिखा ही नहीं है कोई भी मीडिया में। बहुत ही जहालत भरी बातें, पूरी तरह चीखना, वो एक लग रहा था कि इलिटरेट कौम। नहीं, वो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का F-16 गिरा लिया, पायलट पकड़ लिया। हाँ। ना जहाज गिराया है, ना पायलट पकड़ा है। फॉर गॉड सेक तुम इतना झूठ बोल रहे हो। हाँ। और उसके बाद अपना माने तो मान नहीं रहे। जहाँ लड़ाई की बात हुई पूरी कौम इकट्ठी। बिल्कुल। और जहाँ से फायर से फतेहान मिसाइल, पीछे लोग जवान लोग खड़े तालियां बजा रहे थे। ये रहा था हम नौजवान हमारे। दिस वाज द स्पिरिट बिहाइंड इट। देन नाउ अमेरिकन दे रियलाइज, द वर्ल्ड रियलाइज कि पाकिस्तानी कौम को वाकई कोई शिकस्त नहीं दे सकती। बिल्कुल। और पता नहीं हमारा, हम चाहे कितना भी अपने अंदर अंदर लड़े मड़े, जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना, सब एक हो जाते हैं। चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो, कोई आफत नेचुरली आए, जो हमारी यूथ है, उसका कमाल है कि वो कैसे उस वक्त एकदम से पता नहीं उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आ जाती है। ये है पाकिस्तान गॉड गिवन है। तो जाहिर है वैसे फोर्सेस के और भी लोग होने चाहिए। मैं नेवी की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से मदू करना चाहूँगी। लेफ्टिनेंट कमांडर अतीकुर रहमान साहब हैं यहाँ, और सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर मिशकात खालिद साहिबा हैं पाकिस्तान नेवी से। जी जाए, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं अभी इनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सिविलियंस को पता नहीं है फोर्सेस के बारे में मैं पूछ रही थी। बड़ी एक वो कहते हैं ना कि अपनी नॉलेज के लिए भी पूछना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स बने हैं, लोगों को बहुत सारी तकालीफ भी होती है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो ये बता रहे थे सारी चीज़ें। तो मैं पाकिस्तान नेवी के हवाले से भी पूछना चाहूँगी कि अगर नेवी में किसी नौजवान ने जाना है या खातून ने जाना है तो क्या क्राइटेरिया है उस चीज़ का? देखिए, पाकिस्तान नेवी में 2 किस्म की जो है वो भर्तियाँ होती हैं। एक होती है रेगुलर एंट्री की, जो कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने के बाद, यानी कि आपकी जो ऑफिसर्स के लिए, उसमें आप कैडेट एंट्री में भर्ती होते हैं। अच्छा। उसमें जो है आप अपना इनिशियली मेडिकल जो इनिशियल जो आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आप मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के बाद ICSB पे जाते हैं, और ICSB में वहाँ पर आपका स्टे होता है। अच्छा। उस स्टे में उस पर आपको हर चीज़ से, हर जगह से परखा जाता है। अच्छा। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी साथ वहाँ बैठ के जो आपको टास्क दिए जाते हैं। जिसको पानी से डर लगता है वो तो नेवी में जा ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। लेकिन नेवी में तो सबसे ज़्यादा आपको होना चाहिए कि पानी से आपको लगाव होना चाहिए, और उसमें ही आप जो है वो करते हैं। हाँ। और आप वहाँ जाके टेस्ट देते हैं। आपके डिफरेंट मतलब क्राइटेरिया तो मोर और लेस आर्मी जैसा सिलेक्शन का, तो एक क्राइटेरिया आर्मी का मेरे ख्याल से बिल्कुल आर्मी नेवी एयरफोर्स का क्राइटेरिया ऑफिसर्स के लिए ICSB इज कंपलसरी। तो ICSB देकर दे गो टू, एंड वहाँ पर उनकी सिलेक्शन होती है। देन दे गो टू अकेडमी, एंड अकेडमी में रेगुलर एंट्री में आपका 1.5 ईयर अकेडमी पे होता है, और 6 मंथ्स आपका शिफ्ट पर होता है, और वहाँ पर आप टाइम स्पेंड करते हैं, एंड आफ्टर 2 years यू गॉट कमीशन। सो एक ये क्राइटेरिया। सेकंड इज़ जो हमारी डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन ब्रांच है, इंजीनियरिंग ब्रांच के भी, अलबत्ता कैडेट एंट्री में भी इंजीनियरिंग ब्रांच है, बट इसमें भी अगर आप जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो हमारे होते हैं, इसमें भी क्राइटेरिया ऐसा ही है, सेम ही है। यू हैव टू गो टू ICSB एंड ऑल दैट, बट इसमें जो ट्रेनिंग आपकी होती है वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर होती है, और फिर अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स में वो चले जाते हैं। और जिस तरह डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय होंगे स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बाद, जो इंजीनियर्स हैं वो किसी मेडिकल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ चले जाएंगे, और इसके अलावा जहाँ पर जो हमारा डॉकयार्ड है वहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र आ जाएगी, एंड देन दे यूज़ टू डू दैट। और इसी तरह बेसिकली क्राइटेरिया सेम है, जस्ट वी हैव टू, ये ग्रेजुएशन के बाद जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के वो पाकिस्तान आर्मी नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होते हैं। सो ये कोई ये सिलेक्ट करता है कि किसने आर्मी में जाना है, किसने नेवी में, या किसने एयरफोर्स में, या अपने शौक की बात होती है? इसमें सबसे पहले तो आपका शौक है।
हाँ। तो आप अपने शौक की बात करते हैं, जिसमें अगर मेरी प्रेफरेंस पाकिस्तान नेवी है, हाँ। तो मैं पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करूँगा। नॉर्मल उसकी जो एड्स आते हैं, आप उस पर एड्स पे अप्लाई ऐसा हो सकता है कि लाइक किसी को अगर एयरफोर्स में नहीं जगह मिली तो वो आर्मी में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा है। या वो नेवी में चला जाए, ऐसा हो भी जाता है। बहुत से नेवी से लोग आए हुए होते हैं आर्मी टाइम में। जो एयर ग्राउंड हो जाते हैं, दे फील कि एयरफोर्स में नहीं चल सकते, वो ग्राउंड में चले जाते हैं, आर्मी में आ जाते हैं। अच्छा, बेसिकली मेरिट बनता है। और अगर हम उस टाइम स्पेस पे आईसीएस भी देखिए, मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए सेम है। तो आप उस ऑफिसर्स के क्राइटेरिया में क्वालिफाई तो कर जाते हैं ना। जब आप उस क्राइटेरिया में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको नेवी में रिक्वायरमेंट करें या एयरफोर्स में रिक्वायरमेंट करें और आर्मी में रिक्वायरमेंट करें, वो दे कैन डू इट। और मेरिट बनता है, उस मेरिट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको नहीं मिला तो दे गिव यू अ चांस इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन पाकिस्तान, बिकॉज आप आईसीएस भी रिकमेंडेड है, तो आप जाएँ उसमें और उसमें करें। तो इट्स ऑल अपॉन पर्सनल चॉइस भी होती है, और लेकिन प्रेफरेंस आपकी सबसे पहले अपनी है। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि लड़कियों के लिए कहाँ पाकिस्तान नेवी में जो है वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो वो अवेल कर सकती हैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात करना चाह रही थी आपसे मिशकात मुश्किल नाम है आपका कि लड़कियों को अगर पाकिस्तान नेवी में जाना हो तो उनके लिए कौन कौन सी हैं जगहें मखसूस? देखिए, ख़वातीन का बहुत अहम किरदार होता है किसी भी इदारे में, और हमारे इदारे में ख़वातीन तकरीबन तमाम ब्रांचेस में हैं, जिसमें सबसे पहले हैं मेडिकल कोर, जिससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। उसके अलावा मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं। दैन वी हैव इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसमें तमाम इंजीनियरिंग ब्रांचेस आती हैं। उसके अलावा लॉ ब्रांचेस हैं और लॉजिस्टिक ब्रांच है, और जितनी भी मेल ओरिएंटेड हमारी ब्रांचेस हैं उतनी ही इक्विवेलेंट ख़वातीन भी हैं। तो हम हर ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छे मौक़े हैं हमारी फ़ौज में। फाइटर्स भी होती हैं नेवी में ख़वातीन? फाइटर्स, वी आर द फाइटर्स एट द बैक एंड बेसिकली। वी एक्चुअली मेक अ फाउंडेशन जिसके ऊपर फ़ाइट की जाती है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ख़वातीन बेसिकली एक ऐसी फाउंडेशन लेकर रही होती हैं या एक ऐसी बैकबोन फराहम कर रही होती हैं जिसके ऊपर फ्यूचरिस्टिक फ़ैसले किए जाते हैं और बड़े बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। एंड यू हैव सीन, जैसे मार्का हक में हमने रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे अपने दुश्मन को हराया है और उन्हें अपनी जो बहरी सरहदें हैं उनके करीब तक नहीं आने दिया। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वी women do as a foundation layer, that's what I call it, because अब हम फ्लूइड वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बन चुके हैं। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। तो ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आई गेस दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस कि यहाँ पर हमें तमाम तरह के मौक़े मिलते हैं जिसमें हम अपने आप को मनवा सकते हैं और मनवा रहे हैं। बिल्कुल। ये जो ख़वातीन का जो यूनिफॉर्म होता है ना, साड़ी, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बहुत सी लड़कियाँ तो इस चक्कर में आती हैं कि यूनिफॉर्म बड़ा प्यारा है। मुझे भी बड़ा शौक़ था। तो शोबिज़ में आने का ये फ़ायदा है कि मैंने एक कैरेक्टर ऐसा किया जिसमें मैंने आर्मी डॉक्टर का रोल किया था। आहन एक ड्रामा था उसमें, तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया था। उसमें मैं साड़ी पहन के मैंने अपना सारा शौक़ पूरा कर लिया। बिल्कुल। सो अब अगर मैं जैसे पूछूं, आपने कहा फोर्सेस में, जो एयर फोर्स में फाइटर्स भी बन जाती हैं बच्चियां, लड़कियां, और कहाँ शायद पहले तो नहीं होती होंगी? नहीं, पहले नहीं, अभी मैंने कहा 8-10 साल से अभी एक पायलट शहीद हुई थी। अगर याद हो, एक पायलट अभी 4-5 साल शहीद भी मरियम ड्रामा भी बना था। तो ये बिल्कुल वो है, फाइटर्स हैं बिल्कुल। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ, और कहाँ लड़कियों की गुंजाइश पैदा हुई है फोर्सेस में? जैसे आपने अभी बताया नेवी में, एयरफोर्स में आपने बताया, और आर्मी में भी, एजुकेशन कोर में है, डॉक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, लाइक टीचिंग की फील्ड में भी है, इंजीनियर्स में भी हैं, एजुकेशन कोर में टीचिंग। अच्छा, एजुकेशन में। उसके बाद सिग्नल्स में बहुत हैं, इंजीनियर्स में हैं। जो बैक साइड पे जितनी भी हैं, दे ऑल वर्क वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा कर रही हैं और बड़ी एवेन्यूज़ हैं, एंड दे गो बहुत हाई रैंक पे। इवन
मेडिकल में तो आपको याद होगा 3 स्टार जनरल बन गई हूँ, निगार जनरल निगार तो पूरी एक ड्रामा बना था जी, मायरा ने प्ले किया था। हाँ, तो बहुत अच्छे कर रही है। बल्कि नेवी ने तो आई वुड से 65 आर्क तो बड़ा मशहूर है। तो द्वारका का इन्होंने पूरा इंडिया का एरिया तबाह कर दिया था और गाजी सबमरीन इज नोन। हमारे अब्बा ने ड्रामा बनाया था उसके ऊपर। बिल्कुल गाजी शहीद अब्बा ने ड्रामा डायरेक्ट किया था, तो हम देख रहे थे। उनको नेवी की तरफ से सबमरीन भी अवार्ड के तौर पे मिली थी। सबमरीन के हवाले से बताएं ज़रा, लाइक वो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। मैं तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं मैं गई सबमरीन में, तो वो उसका क्या सिनेरियो होता है? लाइक पूरी ट्रेनिंग्स होती होंगी, स्पेशल ट्रेनिंग? बिल्कुल, मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स से है। अच्छा, ज़बरदस्त। इंसिग्निया व्हिच आई एम वेयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये सबमरीन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स से है। और सबमरीन बेसिकली एक वॉलंटियर सर्विस है, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब टू डू। और जब आप पानी के अंदर होते हैं, यू हैव नो कम्युनिकेशन आउटसाइड, फैमिलीज़ में क्या चल रहा है, फैमिलीज़ की क्या कंडीशन है। और जब आप समुंदर पर डिप्लॉय होते हैं तो वी आर रियली फोकस ऑन दैट मिशन। सबमरीन्स के जो आइज काफ़ी दिनों तक आप उसी में होते हैं। हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन द मिशन डिप्लॉयमेंट। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उस एक्सरसाइजेज में अपने आप को जो है दुश्मन के खिलाफ जो है हमने अपनी जो प्रैक्टिस करनी है वो बहरी मशकों के एक ज़ुमरे में आती है, हम वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ ज़माना पहुँच गया। तो 65 की बात और थी, अब की बात और है। तो आपके पास वो सारी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं मौजूद जिससे हम कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि ज़माना चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तरीक़ेकार चेंज होते हैं, तो इसको अपडेट करने के लिए आपके पास सारी चीज़ें हैं मौजूद ऐसी? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम 1965 वॉर में और 1971 वॉर का अगर हम जिक्र करते हैं तो उस वक्त इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। लेकिन ये हिस्ट्री रिकॉर्डेड है कि 1965 में जो ऑपरेशन द्वारका किया गया था हिंदुस्तान के ऊपर, और उसमें जो है हमने उनका जो रडार स्टेशन है, HFDF स्टेशन को हमने हमारे जहाज़ों ने रात की तरीके में उस पर हम बिल्कुल साइलेंट होके, अनडिटेक्टेड होके उनके पास वहाँ पहुँचे और 20 किलोमीटर से हमने उस द्वारका के ऑपरेशन रडार स्टेशन को तबाह किया। उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि बेसिकली वो एक कराची के लिए भी ख़तरनाक था, क्योंकि उसमें रडार स्टेशन था उनकी, और उसको हमने बिल्कुल यूटिलाइज़ किया, डिस्ट्रॉय किया। हमारे 6 से 7 जहाज़ उसमें जो है वो शेल्स फायर किए गए, हर जहाज़ ने 50 शेल फायर किए और रडार स्टेशन को पूरा तबाह किया। उससे एक सेटबैक 1965 में ये मिला कि जब हमने उस पर अटैक किया तो इंडियन नेवी इज़ ऑल राउंड एक बड़ी फोर्स है, हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ी फोर्स है। तो उसमें एक जो उनको जो एक मोराल का जो उनका था कि इतनी बड़ी नेवी है, और उसको हमने बिल्कुल जो है वो न्यूट्रलाइज़ किया, उनका मोराल पे काफ़ी इफेक्ट आया। दूसरी 1965 में हमने जो है PNSM गाजी जो है हमने बिल्कुल जो है वो डिप्लॉय की हुई थी। जब आपने किसी उनको एक चोट पहुंचाई है तो वो रिस्पांस तो करेंगे ना, वो रिस्पांस इस तरह करेंगे कि अपने शिप्स निकालेंगे। लेकिन उस वक्त हमने PNSM अपनी गाजी डिप्लॉय की हुई थी अपनी चौक पॉइंट्स के ऊपर, उस जगह पर कि उनकी हिम्मत नहीं हो पाई, उनका विक्रांत भी निकल पाए, उनके जो है उनके जो शिप्स हैं वॉर शिप्स वो निकल पाए, तो वो नहीं निकल पाए। तो वो एक डर का, हम तो चाहते कि वो निकले लेकिन वो नहीं निकल पाए, क्योंकि पता था कि PNSM गाजी वहाँ पर अवेलेबल है। तो उसने जो है वो बिल्कुल उसको किया। इस तरह 1970। अच्छा, जैसे अब लाइक जंग के दौरान तो एक्टिव सभी होते हैं, लेकिन अगर जब अमन का ज़माना है उस वक्त क्या नेवी का क्या काम होता है, वो क्या कर रही होती है, किस तरह दिफा करती है मुल्क का, ये जानने की ज़रूरत है। हालत अमन में पाकिस्तान नेवी जो है अपनी बहरी सरहदों की हिफाजत, इसके अलावा जो मैरीटाइम तजारत हो रही है, मैरीटाइम डोमेन में जितने मर्चेंट शिप्स यहाँ से आ रहे हैं उसको सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना, जिसे हम कहते हैं कि अपनी स्लॉक्स को प्रिवेंट करना, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को प्रिवेंट करना, उसको डिफेंड करना। और इसके अलावा कुदरती आफात में जब आपका कोई होता है तो उसमें हमारा जो कलीदी किरदार इसमें ये है कि हम उसको हेल्प आउट करते हैं। रिसेंट जो भी फ्लड की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, अल्लाह ताला हमें एक हफ्ते के बाद इनकी बड़ी ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला हमें उसका जो है वो आसानी अता फरमाए। तो हमारी पाकिस्तान नेवी जो है वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए ऑलरेडी सिंध में और अपर सिंध में, सखर में, अपर सिंध में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है, जिसमें डाइवर्स की टीम है, फर्स्ट एड की टीम है, मेडिकल की टीम है, काफ़ी डॉक्टर्स हमारे वहाँ अवेलेबल है और वहाँ पर रेडी हैं उस चीज़ को करने के लिए। इस तरह हालत जंग में अगर हम जाते हैं, हालत जंग में जो है हमारी सबमरीन
जो है हमारी जो अपनी बहरी साहिली पट्टी को मजबूत करना। इसके अलावा जो है हम लोग सबमरीन के थ्रू अपनी मौलिक जो है खामोशी और मौलिक अटैक करना जो है वो हमारा जो है वो एक मेन मकसद है और दुश्मन को जो है मैली आंख से देखने की हिम्मत हम नहीं करने देते। तो ये हमारी अभी तो इस दफ़ा तो विक्रांत जो है ना इंडियन का जो है कैरियर वो निकला था तो 90 मिसाइल शिप जो ही उस पर लोड किए हैं विद्रो इमीडिएट निकल के फौरन। अच्छा। और 2019 में भी पाकिस्तान ने उनकी इंडियन सबमरीन को आइडेंटिफाई कर लिया था। और अगर सबमरीन को एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लें तो श्योर किल, फिर भाग नहीं सकती। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। 2019 में जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ तो फिर इंडिया ने जो है वो ये जो है वो सबमरीन यहाँ डिप्लॉय की, लेकिन हमारी पाकिस्तान एविएशन ने उस सबमरीन को 28 मिनट तक ट्रैक किया। जी। तो 28 मिनट तक ट्रैक करने का मतलब है कि इट इज़ अ श्योर किल। लेकिन हम मैं कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एज हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें इस तरह मैली आंख से दिखेगा तो फिर हम भी उसको नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, थैंक यू। हम उसको घर तक छोड़ के आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत सारी चीज़ें हमने आज के दिन सीखी भी। मैं बार बार यही कहूँगी कि तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल से हमारे पड़ोसी मुल्क ने तो हमें जोड़ दिया इस दफ़ा। ये हरकतें करके उन्होंने हमें जोड़ दिया, हमें करीब बस यही बात है कि ये हमारे क्योंकि फ़ौजी हैं की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉर्डर्स की हिफाजत हो रही है हमारी और हम सही हाथों में हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। ईद मिलादुन नबी का एक ख़ास प्रोग्राम होगा मिलाद में, आप ज़रूर हमारे साथ शामिल रहिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।